डेट है आज 7 फरवरी 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। रिसेंटली न्यूज में है ये। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 में इसको यूज किया जा सकता है। एक क्वेश्चन जनरली हर 1-2 साल में पूछता है यूपीएससी मेंस में कि डिफेंस सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। ये अभी रिसेंटली यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये न्यूज में है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का क्या मतलब है? गलियारा होता है, कॉरिडोर को हिंदी में बोलते हैं गलियारा। ये गलियारे ऐसे हैं, मान लो तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में एक एरिया ऐसा डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी डेवलप की जाएंगी। ऐसी फैसिलिटी जहाँ मान लो यहाँ पे अच्छी अच्छी रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, यहाँ पे और जितनी भी फैसिलिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह सब यहाँ पे उपलब्ध है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे नई नई कंपनियाँ अट्रैक्ट होंगी। बाकी देश से या बाहर कंट्री से यहाँ पे कंपनियाँ आएंगी और इन्वेस्ट करेंगी, निवेश करेंगी, पैसा लगाएंगी, अपनी नई कंपनी खोलेंगी। जब उन्हें इतनी अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी यहाँ पे तो वो ज़रूर खोलेंगी। तो इसलिए डेवलप किया जा रहा है। तो मेन टारगेट तो इसका यही है, मेन टारगेट, एम, लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव कि इन्वेस्टमेंट हर एक कॉरिडोर में 10,000 करोड़ रुपए की यहाँ पे अट्रैक्ट करना है कि यहाँ पे कंपनी आए और कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, क्या इंपॉर्टेंस है? सिग्निफिकेंस ये है भाई साहब, अभी इंडिया क्या है, बाहर देश से इंपोर्ट करता है हथियार वगैरह। तो हमारी जो रिलायंस है, रिलायंस का मतलब है डिपेंडेंस, निर्भरता, जो हमारी इंपोर्ट पे रिलायंस है, निर्भरता है, उसको रिड्यूस करना है, घटाना है। क्योंकि हमारा देश अभी किससे मंगाता है? रसिया से, यूएसए से, इजराइल से। इनसे हथियार खरीदते हैं हम, डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह, मिसाइल्स, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या लड़ने वाले हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जो होते हैं, एरोप्लेन, वो सब बाहर से खरीदते हैं। कुछ ही हम अपने देश में प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो डिफेंस सेक्टर और एरोस्पेस रिलेटेड जितने भी आइटम है हमारे देश में, वो इंडिजिनसली प्रोडक्शन हो सके उनका। इंडिजिनसली मतलब हमारे देश में ही वो बन सके और हम बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। और इसकी वजह से क्या होगा, जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए जनरेट होंगी, रोजगार जनरेट होंगी, रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटी, मौके मिलेंगे लोगों को। और जो हमारी प्राइवेट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसको भी ग्रोथ में फ़ायदा मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, छोटे लघु उद्योग, मध्यम उद्योग हैं, उनको भी सहायता मिलेगी, वो भी प्रमोट होंगे। और स्टार्टअप भी डेवलप होंगे। स्टार्टअप मतलब नई नई कंपनियां, नई कंपनी को स्टार्टअप बोलते हैं, नई कंपनियां यहाँ पे बनेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है सेंटिनल ऑन द क्यू वाइव। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो प्रीलिम्स में आप सबको पता है, आपने देखा होगा, जिसने देखा है भाई साहब प्रीलिम्स के पेपर 5 6 या 10 साल के, आपने अगर रियलाइज किए होंगे, ढंग से उनको पढ़ा होगा। अगर देखो आप किसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने वाले या कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले, किसी कोचिंग सेंटर में ले लो भाई साहब, आप, मैं लिख के यहाँ 100% स्टैम्प पेपर में मैं ना अंगूठा लगा के दे दूंगा आपको। आप किसी भी पेपर पे, मतलब किसी भी ये कोचिंग सेंटर या किसी भी यूट्यूबर जो बता रहा है ना आपको कि ऐसे करो ये करो, आपको कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 1% भी। आप कितने ही वीडियो देख लो, जब तक खुद आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर खुद आप एनालिसिस नहीं करोगे, आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। आप हवा में बातें करे जाओ हवा में बातें। आपको अगर निकालना है तो खुद लेके बैठो। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, भाई साहब वही टाइम देना है, बाकी का कुछ बेफालतू का नहीं पढ़ना आपको। क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो आप पिछले 10 साल के, एक एक क्वेश्चन पेपर, एक एक टॉपिक, चाहे एक क्वेश्चन में आपको 10 मिनट लगे, 1 घंटे लगे, उसे ये देखो कि कितने टॉपिक कौन से चैप्टर से पूछे हैं और कौन सा चैप्टर ये यूपीएससी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर इतना टाइम चला जाएगा, लोग कहते हैं स्मार्ट बनो, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप क्यों मेहनत कर रहे हो? तो भाई साहब मेहनत का फल ना उस बताने वाले को ही मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब आप करोगे, आप मेहनत करोगे वो एनालिसिस की, तो आपको उससे ये फ़ायदा होगा। तब आप न्यूज़पेपर पढ़ने बैठोगे या ये यूट्यूब पे जो भी वीडियो देखते रहते हो ना आप, मेरी या किसी और की, तो आपको ये पता चलेगा ये सामने वाला बंदा जो पढ़ा रहा है सही डायरेक्शन में पढ़ा रहा है क्या, ऐसा तो नहीं बेफालतू हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है बस। तो आप खुद बैठो, एनालिसिस करो यूपीएससी के पेपर और तब जाके अपना डिसीजन लो। और आप जब यूपीएससी के पेपर एनालिसिस कर लोगे और दूसरा आपको सिलेबस याद रहेगा, तो आप बेफालतू के पढ़ने से बच जाओगे। तो खुद करो आप एनालिसिस, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो यूपीएससी बेसिक, सिर्फ बेसिक मैं बता रहा हूँ, जो बेसिक क्वेश्चन पूछती है हमेशा, बेसिक नॉलेज, कोई सही भी साल का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लो, बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। वही बेसिक इसमें पता चलेगी हमें। इस टॉपिक में पूछा है
कि ये सेंटिनल ऑन क्यू वाइव, ये टर्म ना न्यूज में है रिसेंटली, और 1952 में एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यूज की थी। इस टर्म का मतलब है क्यू वाइव का मतलब होता है यहाँ पे वॉचफुल या अलर्ट, अलर्ट या वॉचफुल का मतलब है सतर्क, सतर्क आदमी है। गार्डियन मतलब आप जानते हो रक्षक, संरक्षक, अभिभावक हिंदी में बोलते हैं। यानी कि सेंटिनल ऑन क्यू वाइव का क्या मतलब है, इसका मतलब है वॉचफुल गार्डियन। और वॉचफुल गार्डियन ये टर्म यूज की थी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस वीजी रॉ यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट 1952 में ये टर्म सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यूज की थी। ये जजमेंट को आप मेंस के आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। किस आंसर में, कि जब बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का अहमियत क्या है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, तो फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, सेंटिनल ऑन द क्यू वाइव, सेंटिनल ऑन द क्यू वाइव। इसका मतलब क्या है, वॉचफुल गार्डियन है, यानी कि रक्षक है हमारे फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकारों का हमारे रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट हमारा रक्षक है। कोर्ट कोई भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी, इसमें कोर्ट हो सकता है, यानी कि जुडिशरी भी टर्म आ सकती है कि जुडिशरी हमारे फंडामेंटल राइट का वॉचफुल गार्डियन है, सेंटिनल ऑन द क्यू वाइव है। तो ये टर्म आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर नॉन नाटो अलाई। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, यूएस ने डेजिग्नेट किया है अभी कतर को, ये डेजिग्नेट किया है मन्ना, हम शॉर्टकट में मन्ना बोलेंगे इसको, मेजर नॉन नाटो अलाई। उससे पहले हम नाटो के बारे में समझेंगे, वैसे तो अलग लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है ये, पॉलिटिके या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लेलिस्ट बनी होगी उसमें जाके देख सकते हो आप, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे नाटो के बारे में अच्छे से समझाया है। नाटो देखो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये 1949 में बनाई थी, और एक यूरोप में देखो ये भाई साहब ब्रुसेल नाम का, यहाँ पे बेल्जियम नाम की कंट्री है, उसकी राजधानी है ब्रुसेल। इधर आप देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ब्रुसेल कंट्री है वहाँ की, ब्रुसेल राजधानी है, और बेल्जियम करके कुछ कंट्री है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और जो ये कतार के बारे में पढ़ रहे हैं, कतर या कतार, ये कतर देखो यहाँ पे सऊदी अरेबिया के पास ये वाला कतर लिखा हुआ है, लेकिन ये पिंक कलर का छोटा सा दिखाई दे रहा है। आपके पास बड़ा मैप होगा आपके घर में, वो देखना उस पर, या आपके पास एटलस होगा मैप, उसमें देखना। तो यहाँ जो नाटो के बारे में जान रहे हैं अभी हम, 1949 में क्यों बनाया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद जो पूरा वर्ल्ड दो ब्लॉक में बट गया था, दो ब्लॉक को इसी तरह रखते हैं, ये वाला ब्लॉक नहीं है, ये के नहीं होता इसमें, दो ब्लॉक में बट गया, ब्लॉक मतलब यहाँ पे ग्रुप, एक यूएसएसआर रसिया का ही नाम पहले था, रूस का, और एक यूएस अमेरिका में। तो ये दो पावर थी, ये अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रही थी यूएसए, कैपिटलिज्म को, और ये अपनी आइडियोलॉजी को कम्युनिज्म को। तो ये कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा था, साम्यवाद को, और ये कैपिटलिज्म को यानी कि पूंजीवादी को। तो ये जो आपस में विचारधारा का युद्ध था, इसी को बोला गया था कोल्ड वार, शीत युद्ध हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें ही यूएसए ने कोल्ड वार को अपने कोल्ड वार में यानी कि अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए नाटो का ये बनाया ग्रुप, एक नाटो, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें यह है कि अगर जितने भी इसके मेंबर है, कुछ यूरोपियन कंट्री मेंबर है और यूएस मेंबर है इसका, तो जितने भी इसके मेंबर है, अगर उसमें उस कंट्री पे कोई दूसरा कंट्री वार करता है, युद्ध करता है, तो वो नाटो के सारे मेंबर पे युद्ध समझा जाएगा, और नाटो के सारे मेंबर उसे मिलके मारेंगे। ये इसका प्रिंसिपल है नाटो का। तो ये देखो, एक कतर क्या है, नाटो का मेंबर तो नहीं है, यानी कि अलाई नहीं है, अलाई मतलब दोस्त, फ्रेंड, अलाई मेंबर नहीं है, लेकिन इसको जो कोई नाटो का अलाई नहीं होता, मेंबर नहीं होता, उसे यूएस से ये टर्म दे देता मन्ना नाम की, मेजर नॉन नाटो अलाई। यानी कि यूएस जो गवर्नमेंट है वो डेजिग्नेट करती है कि वो यूएसए के लिए क्लोज स्ट्रेटजिक वर्किंग रिलेशनशिप है उससे, यूएस की आर्म फोर्स से, यूएस की जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, आर्म फोर्स है, उससे क्लोज रिलेशनशिप है, लेकिन वो नाटो का मेंबर नहीं है। तो वो क्या है, यूएस के साथ जितने भी यूएस के किसी और कंट्री में मान लो कोई स्टॉक पाइल्स मटेरियल रखे हुए हैं, यानी कि कोई युद्ध लड़ने के लिए कोई मान लो इक्विपमेंट है, तो उनको यूज कर सकता है वो कंट्री। तो मन्ना का स्टेटस दे दिया जाता है, ये मिलिट्री इकोनॉमिक प्रिविलेज प्रोवाइड करता है उसको, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं देता उसको। कोई भी डेजिग्नेट कंट्री है, जैसे कतर को अभी डिक्लेयर किया है, तो यूएस की कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है कि वो कोई कतर पे युद्ध करे, कतर को अटैक करे तो यूएस उसे बचाए, ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं होती है जैसी नाटो में होती है। क्या इंडिया है नाटो का मेंबर? इंडिया नहीं है भाई साहब, और ना ही इंडिया को मन्ना का स्टेटस दिया हुआ है यूएस ने, तो इंडिया दोनों में किसी में नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है
श्रुवानी डैम प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लोकेशन जाननी है हमें। श्रुवानी डैम यानी कि ये बांध कहाँ पे है? देखो ये केरल में है। तमिलनाडु ने अभी केरल से ये अर्ज किया, अर्ज मतलब ये शायरी वाला अर्ज नहीं है, अर्ज का मतलब है अपील करना, अपील की कि भाई साहब जो केरल है, आप क्या है इस डैम में जितनी भी इसकी कैपेसिटी है इतना इसका पानी फुल करके मेंटेन करके रखो, स्टोरेज इसकी बढ़ाओ। तो कहाँ पे है ये सिरुवेनी डैम? केरल में है। तो तमिलनाडु ने क्यों बोला? क्योंकि भाई साहब केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है ये डैम। केरल की ये पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है जो तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, वहाँ पे है ये श्रुवेनी रिवर डैम है जो ये श्रुवेनी रिवर पे बनाया गया था। यहाँ पे एक नदी भी है श्रुवानी नाम की या श्रुवेनी नाम की। ये जो रिवर है श्रुवानी रिवर, ये ट्राइब्यूटरी है भवानी रिवर की। देखो भवानी रिवर है ये, एक बड़ी रिवर में एक छोटी रिवर आके मिलती है, तो छोटी रिवर को बोलते हैं ट्राइब्यूटरी सहायक नदी, हिंदी में ट्राइब्यूटरी सहायक नदी। और भवानी रिवर जो कावेरी बेसिन है, जैसे कावेरी रिवर बहती है उसका बेसिन एरिया जहाँ जहाँ पे उसका पानी जाता है, उसके बेसिन में ये भवानी रिवर है। और इसी की ट्राइब्यूटरी है श्रुवानी रिवर, जिस पे श्रुवानी डैम बना हुआ है। ये 1984 में बनाया गया था ये डैम। किस लिए बनाया गया था? तमिलनाडु का कोयम्बटूर सिटी है, केरल के बॉर्डर पे ही लगता है ये कोयम्बटूर सिटी, कोयम्बटूर शहर। वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, सप्लाई करने के लिए ये डैम बनाया गया था। तो अब समझ आया तमिलनाडु ने क्यों बोला केरल को कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाओ, पूरा स्टोरेज करके रखो वाटर। क्योंकि तमिलनाडु को फायदा है ना, वहाँ के लिए डिस्ट्रिक्ट इसकी कोयम्बटूर एरियाज़ के लिए यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो ये कैचमेंट एरिया है यहाँ पे, ये रिजर्व फॉरेस्ट भी है यहाँ पे केरल और तमिलनाडु का। और यहाँ पे देखो इसके ईस्टर्न साइड में, इस डैम के ईस्टर्न साइड में मुथुकुलम हिल भी है। तो ये सारी लोकेशन याद रखनी है। मुथुकुलम हिल यानी कि मुथुकुलम की पहाड़ी कहाँ पे है? ये जो सिरुवानी डैम है उसके ईस्टर्न साइड में, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। नेक्स्ट टॉपिक है एग्जिम बैंक। ये देखो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब आए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने क्या कदम उठाए, तो एक एग्जिम बैंक भी ये सेटअप किया था अभी रिसेंटली न्यूज में। इसलिए इसने एग्जिम बैंक ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है 500 मिलियन यूएस डॉलर का श्रीलंका को। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब ये समझ लो लोन दिया है। लोन इसलिए दिया है कि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद सके, परचेज कर सके। तो एग्जिम बैंक है क्या? ये 1981 में बनाया गया था एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। ये होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि सारी की सारी हिस्सेदारी एग्जिम बैंक में किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सारे शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, सारा मालिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसका। ये क्या काम करता है? ये लोन देता है भाई साहब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, रीजनल डेवलपमेंट बैंक को और सॉवरेन गवर्नमेंट को, ओवरसीज एंटिटीज, बाहर की जो एंटिटीज हैं जैसे श्रीलंका को दिया है, या कोई भी बायर है जो हमारी कंट्री से इंपोर्ट करना चाहता है, यानी कि हमारी कंट्री से कोई आयात करना चाहता है, तो हम अपने बैंक के द्वारा उसे लोन देते हैं कि हमसे लोन ले लो और हमसे ही खरीद लो। समझ रहे हो? हमारे देश से इंपोर्ट ज़्यादा बढ़े और हमारे देश से एक्सपोर्ट भी ज़्यादा बढ़े। कोई मान लो कोई हमारे यहाँ पे बिजनेसमैन है, कोई एक्सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो उसे, उस कंपनी को एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए लोन दे देते हैं इस बैंक से। तो गुड्स सर्विसेज फ्रॉम इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़े, इसलिए ये दिया जाता है इसके जरिए लोन। नेक्स्ट टॉपिक है पोला वाटा। ये एक मछली की प्रजाति है भाई साहब, अभी खोजी गई है। एक सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने ये नई स्पीसीज फिश की खोजी है। इसका नाम कारंगिड स्पीसीज है या वाटर स्पीसीज बोल सकते हैं इसको। इंडियन कोस्ट पे, इंडिया के तट पे मिली है ये वाली फिश है। ये जो फिश है ये लोकली वहाँ पे कोस्टल एरियाज में पोला वाटा के नाम से जाना जाती है। और ये क्वीन फिश ग्रुप की एक फैमिली से बिलोंग करती है, क्वीन फिश ग्रुप फैमिली से। और ये कंट्री जो हमारी है इंडिया, उसके कोस्टल एरियाज पे ही मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है रिक्लाइनिंग लॉर्ड विष्णु। ये देखो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 1000 ईयर ओल्ड पुरानी एक मूर्ति मिली है। रिक्लाइन का मतलब होता है लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। ये सैंड स्टोन से बनी हुई है। ये जो मूर्ति मिली है ये कहाँ पे मिली है ये आपको याद रखना है। और मूर्ति जो मिली है किस काल में, किसके पीरियड में, किस डायनेस्टी में, किस वंश में बनाई गई थी, ये हमें याद रखना है। तो अभी एक ये भाई साहब ट्रस्ट है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इसने खोजी है, ये इसने रिस्टोर की है। ये भाई साहब मूर्ति है भगवान विष्णु की लेटी हुई, रिक्लाइनिंग लॉर्ड विष्णु की मूर्ति। ये जो स्टैचू है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में मिली है। अब ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी आपको याद होना चाहिए, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में।
तो ये फर्स्ट कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में जो किया गया है इंटेक द्वारा। इंटेक मतलब वही ट्रस्ट, ये इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इसकी फुल फॉर्म है। जिसको जो मूर्ति है इसको पॉपुलरली शेष सैया के नाम से जानते हैं। शेष सैया, सैया मतलब वो सोने वाला सैया, वो सैया नहीं है जो आप सैया सोच रहे हो, सैया मतलब सोने वाला। तो ये जो क्या है कालचुरी पीरियड में बनी थी। कालचुरी पीरियड 8th सेंचुरी का पीरियड में ये थी। और राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी है ना, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने सेंट्रल पार्ट में जो महाराष्ट्र, केरल, ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश ये वाला जो एरिया ना थोड़ा यहाँ पे इस डायनेस्टी ने रूल किया था वंश ने, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने। वहीं पे इनके फ्यूडेटरीज थे, ये फ्यूडेटरीज, फ्यूडेटरीज का मतलब एक तरह से जो जमींदार वगैरह बड़े बड़े हुए करते थे ना, वो जमींदार थे ये कालचुरी। तो कालचुरी पीरियड में 8th सेंचुरी में इसको बनाया गया था, इस रिक्लाइनिंग लॉर्ड विष्णु की मूर्ति को। नेक्स्ट टॉपिक है कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफैक्शन। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो कोल गैसिफिकेशन का प्रोसेस है ना, मेन टारगेट क्या है इसका ये आपको याद रखना। मेन टारगेट है इमिशन को रिड्यूस करना। किसका इमिशन भाई साहब? कार्बन इमिशन। जब क्रूड ऑयल का यूज होता है या कोल को जलाया जाता है, कोयले को, तो उससे भाई साहब बहुत सारी हार्मफुल गैसों का इमिशन होता है, जिनकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ेगा, इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो क्लाइमेट चेंज होगा, पर जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन होगा तो उसकी वजह से बहुत नुकसान है, आप सबको पता है, बहुत बार डिस्कस किए हैं। तो ये कोल गैसिफिकेशन के प्रोसेस है, जो ये जो प्लांट होते हैं, फैक्ट्री होती हैं कोल गैसिफिकेशन की, इनके जरिए कार्बन इमिशन को घटाया जा सकता है। ऐसे प्रोजेक्ट हैं ये। सिग्निफिकेंस यही हो गया कि देखो 2030 तक आते आते जो भी कोल के प्लांट है ना, क्योंकि कोल जो प्लांट है, कोयले से हमारे यहाँ पे बिजली बनती है। इंडिया में 60% से ज़्यादा कोयले से बिजली बनती है, कोल से। थर्मल पावर प्लांट हैं जो बिजली बनाने वाले प्लांट होते हैं ना, थर्मल पावर प्लांट, उनमें कोयला यूज होता है। और कोयले का यूज 2030 तक हमें आधा कर देना है, इसका कंजप्शन आधा कर देना, ताकि जो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग करने से, जलाने से जो बिजली बन रही है, वो उसके बजाय ग्रीनर अल्टरनेटिव हम यूज करें। ग्रीनर मतलब हरित, अल्टरनेटिव विकल्प हम ऐसा लें कि जिससे कार्बन का इमिशन आधा हो जाए। कोल गैसिफिकेशन क्या प्रोसेस है? देखो इस प्रोसेस में ये आपको याद रखना है कि ये प्रोसेस करने से कौन कौन सी गैसों का मतलब मिश्रण निकलता है। देखो इससे ये प्रोसेस होता है जिसकी वजह से सिन गैस प्रोड्यूस होती है। और सिन गैस किसका मिक्सचर है ये आपको पता होना चाहिए। सिंपली यूपीएससी इतना पूछ लेगा, सिन गैस किस किस गैसेस का मिश्रण है, किस किस गैस का मिक्सचर है। तो इसमें देखो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है CO, हाइड्रोजन होता है H2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नेचुरल गैस CH4, मीथेन भी बोलते हैं इसे CH4, वाटर वेपर भी होता है H2O। तो इतने सारी गैसेस का ये मिक्सचर है सिन गैस, ये आपको याद होना चाहिए। गैसिफिकेशन के दौरान क्या होता है, जो कोल है उसको ऑक्सीजन के साथ ये जलाया जाता है और स्टीम के साथ। इससे क्या है, हाई प्रेशर में ये हीट हो जाता है, और हीट जो निकलती है ये फिर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स के दौरान। ये जो ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कोल और सिन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो सिन गैस को ये यूज किया जाता है फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह। तो बेनिफिट क्या होते हैं इसके? देखो एक तो जो गैस निकली है, कोल के बजाय जो गैस है उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही चीपर है, बहुत ही सस्ता पड़ता है, क्योंकि गैस को ट्रांसपोर्ट करने में कम कॉस्ट आती है। दूसरा जो पॉल्यूशन प्रॉब्लम है वो भी डिक्रीज हो जाती है इसकी वजह से। और इसकी वजह से एक चीज़ और है, जो कोल होता है ना, हम कोल को कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं, उससे ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है, तो इससे कम हो जाता है। और दूसरा ये, इस कोल बर्निंग प्रोसेस में इस गैस को 2 बार यूज किया जा सकता है इफेक्टिवली, ट्वाइस गैस को यूज किया जा सकता है। एक बार तो ये कोल गैस देखो फर्स्ट टाइम ये क्लीन की, कोल गैस से क्लीन की और सिन गैस निकाली, और उसको मान लो उससे हमने टरबाइन घुमाने के लिए काम में यूज किया, टरबाइन जो होते हैं जिनसे बिजली बनती है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। अब इसके द्वारा जो हीट जनरेट हुए उस हीट को भी देखो कैप्चर कर लिया जाएगा। कैप्चर का मतलब कब्जा करना होता है, यहाँ पे गैस पे कब्जा करने का मतलब गैस को एक जगह सोख लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा जो हीट निकली है गैस से। अब उस गैस को जो हीट निकली है उसको ही स्टीम जनरेट करने के लिए यूज किया जाएगा, और स्टीम से जो भाप निकलेगी फिर दोबारा उससे टरबाइन, जो जनरेटर के टरबाइन होते हैं उस टरबाइन को घुमाने के लिए यूज किया जाएगा, और फिर उससे बिजली बनाई जा सकती है। तो 2 बार इसको यूज किया जा सकता है।
लेकिन इससे कुछ कंसर्न है, प्रॉब्लम, चैलेंजेस हैं। वो क्या है? देखो भाई साहब, एक तो कोल गैसिफिकेशन जो है ये वाटर इंसेंटिव फॉर्म है, यानी कि जब हम इस प्रोसेस को करेंगे कोल गैसिफिकेशन को, बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा हमें चाहिए, तो पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, तो वाटर इससे कंटेमिनेशन भी हो सकता है, प्रदूषित हो सकता है, लैंड सब्सिडेंस हो सकती है, वाटर हम निकालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, और वेस्ट वाटर क्या है, इसको डिस्पोज करना, जो प्रदूषित वाटर है इसको डिस्पोज करना सेफली, ये भी एक चैलेंज है। नेक्स्ट है कोल लिक्विफैक्शन। कोल लिक्विफैक्शन का मतलब है कोल से लिक्विड टेक्नोलॉजी, कोल टू लिक्विड टेक्नोलॉजी या CTL टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। तो इससे क्या है, ये एक अल्टरनेटिव होता है जो डीजल और गैसोलाइन यूज करते हैं ना, गैसोलाइन मतलब समझ लो पेट्रोल, ही है पेट्रोल डीजल जो यूज करते हैं उसके जगह पे ये कोल टू लिक्विड टेक्नोलॉजी यूज करना। इसकी वजह से क्या है, ये देखो जो अभी तक क्या है पूरे वर्ल्ड वाइड हाई क्रूड ऑयल यूज किया जाता है, क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल के पूरे वर्ल्ड वाइड प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस है, मूल्य बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया जैसी कंट्री को इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है अपना। ये प्रोसेस है जो कोल लिक्विफैक्शन का, इसमें देखो सिंथेटिक गैस प्रोड्यूस होती है, और सिंथेटिक गैस क्या है, ये है मिक्सचर CO और H2O का, H2 का, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 मतलब हाइड्रोजन, इन दोनों का मिक्सचर है। इसके जरिए क्या है, इसमें कोबाल्ट और आयरन बेस्ड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसको हाई प्रेशर और टेम्परेचर में फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है। जो लिक्विफाइड कोल है इसका ये नुकसान है, लेकिन इससे क्या है CO2 भी निकलती है और वो बर्निंग ऑयल के जैसे यूज होती है, और इससे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड भी इमिट होती है, निकलती है, इमिट का मतलब निकल होना। तो ये दोनों क्या है, ये पॉल्यूशन फैलाती है इन्वायरमेंट में, तो इसका ये नुकसान भी है। लेकिन बेनिफिट क्या है लिक्विफैक्शन के, देखो जो CO2 इमिशन है ना, जो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उसको आराम से कम कीमत में चीपली टेक्नोलॉजी यूज करके कैप्चर किया जा सकता है CTL प्लांट से। जो कोल टू लिक्विड टेक्नोलॉजी वाले प्लांट हैं उनसे CO2 को आसानी से एक जगह पे इकट्ठा कैप्चर किया जा सकता है, क्योंकि कन्वेंशनल कोल फायर्ड पावर स्टेशन होते हैं ना, उनमें ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती जो CO2 निकलती है उसको कैप्चर किया जा सके, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में CTL टेक्नोलॉजी में उसको कैप्चर किया जा सकता है। और जो CO2 कैप्चर कर ली ना, एक जगह इकट्ठा कर ली, उसको एब्जॉर्ब कर लिया एक इंस्ट्रूमेंट में किसी में, तो उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा जा सकता है, और फिर उसे अंडरग्राउंड जमीन खोद के उसे किसी स्टोरेज रिजर्वेयर में दबा के रखा जा सकता है। और जिस प्रोसेस को कि ट्रांसपोर्ट करना और अंडरग्राउंड दबा देना, इस प्रोसीजर को ही बोलते हैं कार्बन कैप्चर स्टोरेज CCS या जियो सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये जियो सिक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें कैप्चर करते हैं और एक अंडरग्राउंड जगह पे उसे स्टोरेज करके रखते हैं, दबा के रखते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं जियो सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये टर्म भी पूछी जा सकती है UPSC द्वारा प्रीलिम्स में। तो यही थे आज के टॉपिक।